सोने के पलंग पे सोने वाली बेटी को मिला खाट पे सोने वाला ससुराल। हमने अंशिका के लिए कितनी मिन्नतें की थी ना सुरेंद्र जी। सही कहा तुमने माधुरी, सिर्फ हमने नहीं सभी रिश्तेदारों ने भी बहुत ज्यादा मिन्नतों से अंशिका को पाया है। और जब वो पैदा हुई तो बस हम लोग भी ऐसे नहीं थे जो खुश थे, बल्कि हमारा पूरा खानदान खुश था। वो तो है, आप 5 भाइयों और 3 बहनों में से किसी के घर बेटी नहीं थी। हमारे भी अंशिका 3 बेटों के बाद आई। सभी की बड़ी इच्छा थी कि वो लोग बेटी भी पाले। जब अंशिका आई तो वो बस हमारी बेटी नहीं, पूरे खानदान की बेटी बन गई। सभी ने हाथों में रखकर बड़ा किया उसको। ठीक कहा तुमने माधुरी। लेकिन सुरेंद्र और माधुरी दोनों बैठे हुए ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें अंशिका के कमरे में आवाज आई। माँ, बाबा, भैया, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पलंग के पास से हट जाइए, नहीं तो मैं बता रही हूँ मैं आपका मुंह नोच लूंगी। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? माँ देखो, ये मेरे सोने के पलंग पर पैर पसार कर बैठना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, बैठा ले, तेरा ही तो भाई है। नहीं, आपकी समझ नहीं आता है। भले ही ये मेरा भाई है, लेकिन ये पलंग सिर्फ मेरा है। ये मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था, इसीलिए मैं अपने बेड पर किसी को नहीं बैठने दूंगी। हाँ बेटा, लेकिन समझ नहीं आता है आपको? दूर हटिए मेरे बेड से, आप इसे टच भी नहीं हो सकते हैं। चलिए जी, सभी इसके कमरे से चलिए। माधुरी बस खून का सा घूंट पीकर सभी को अंशिका के कमरे से ले गई। सुरेंद्र और माधुरी दोनों पति पत्नी थे, जिनके 3 बेटे और इकलौती बेटी अंशिका थी। अंशिका न अपने परिवार की बल्कि सारे खानदान की इकलौती लड़की थी, जिसकी वजह से उसे बहुत नाजों में पाला गया था। बहुत अमीर होने के कारण अंशिका को सभी ने मिलकर एक सोने का पलंग बनवा कर दिया था, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया था और वो अब उस पलंग को लेकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। अंशिका को तो ना जाने क्या हो गया है। कल भाई साहब आए थे और वो उसके पलंग पर बैठ गए तो उसने उनसे भी बदतमीजी की। अंशिका लाड़ प्यार में बिगड़ गई है। उसे ना कोई बड़ा दिखाई देता है, ना ही छोटा। मेरी समझ नहीं आता कि उसका ये भूत मैं कैसे उतारूं। इसमें समझने जैसा क्या है? ज्यादा खुशहाली और बेफिक्री देख देख कर अंशिका ऐसी हुई है कि उसके पांव जमीन पर नहीं रहे। तो अब अगर उसके पांव को वापस जमीन पर लाना है तो हमें उसका ये घमंड ही तोड़ना होगा। और वो हम कैसे तोड़ेंगे? उसकी किसी गरीब घर में शादी करवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माधुरी? माना कि अंशिका की कुछ आदतें बिगड़ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अभी भी मैं अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता हूँ और ऐसे ही किसी से भी उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। सुनिए तो सही, मैं कब कह रही हूँ कि उसकी ऐसे ही किसी से भी शादी करवा दीजिए। आपके वो पुराने दोस्त हैं ना जितेंद्र जी, उनके बेटे से मैं अंशिका की शादी को सोच रही थी। माधुरी की बात सुनकर सुरेंद्र को भी उसकी बात कुछ कुछ सही लगने लगी और वो अंशिका की शादी अपने पुराने दोस्त जितेंद्र के बेटे से करवाने को राजी हो गया। फिर क्या था, उसी दिन दोनों दोस्तों से रिश्ते की बात हुई और कुछ दिन बाद ही अंशिका की शादी जितेंद्र के बेटे अनमोल से हो गई। जहां ये क्या? बाबा ने तो बोला था कि वो मेरा सोने का पलंग भिजवा देंगे, उन्होंने यहाँ भेजा नहीं क्या? कैसा पलंग बहू? तुम्हारे मायके से तो कोई पलंग नहीं आया। बहू, मैंने खाट बिछा दी, आजा इस पर बैठ जा। नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही खाट वाट पर नहीं बैठती हूँ। आपको नहीं पता है, मायके में मेरा अपना सोने का पलंग था, मैं उसी पर सोती हूँ और उठती बैठती थी। मुझे बाबा से बात करनी, मैं उन्हें बोलूंगी तो वो मेरा पलंग भेज देंगे। कोई पलंग वलंग नहीं भेजेंगे, वो इस पर ही बैठ जाओ। नहीं, वो भेज देंगे, मैं जानती हूँ। अंशिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसने उसी वक्त फोन पर अपने पिता से बात की। क्या बोला उन्होंने? कह रहे हैं कि वो मेरा पलंग भेज देंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। अंशिका ऐसे बोलकर इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई लेकिन उसका पलंग नहीं आया। तब उसकी सास उससे बोली, अरे बेटा, कब तक इंतजार करेगी? आ जाना, खाट पर ही लेट जा। नहीं माँ जी नहीं, मैं खाट पर नहीं बैठूंगी, तेरी मर्जी। सुलेखा और सभी ने अंशिका से बहुत बोला, लेकिन अंशिका किसी की भी बात को समझ ही नहीं रही थी। अंशिका के ससुराल में खाट ही खाट थी जिन पर वो सोते थे। एक खाट सारी रात अंशिका के इंतजार में बिछी रही, लेकिन वो उसके ऊपर आकर नहीं लेटी। अगली सुबह, अंशिका, तुम अभी भी यहीं खड़ी हुई हो? जी अनमोल, मैं सारी रात अपने सोने के पलंग का इंतजार करती रही, लेकिन देखिए बाबा ने अभी तक उसे नहीं भिजवाया। तुम पागल हो? मैंने बोला था ना कि वो नहीं भिजवाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। वो जरूर भिजवाएंगे, मैं अभी बाबा से बात करती हूँ। अंशिका ने ऐसे बोलकर सुबह के वक्त फिर से अपने बाप को फोन मिलाया। जहां अंशिका, बेटा तू अभी तक उस पलंग के बारे में नहीं भूली है। देख बेटा,
मैं अब वो पलंग तो तुझे वापस से दूंगा नहीं। अब उसके बारे में तू भूल जा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा, आपने तो बोला था। हाँ मैंने बोला था, लेकिन अब मना कर रहा हूँ। मैं तुझे वो पलंग वापस नहीं दूंगा। ठीक है मत दो, रख लो उसे अपने ही पास। झूठे बाबा, आपसे बड़ा झूठा मैंने इस दुनिया में नहीं देखा जो अपनी ही बेटी से झूठ बोले। अंशिका फोन पर ही अपने बाप से बदतमीजी करने लगी, जिसे सुनकर जल्दी से सुलेखा उसके पास आई और नहीं 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 बेटा, अपने ही बाप से ऐसे कौन बोलता है, ऐसे बदतमीजी नहीं करते। सुलेखा ने अंशिका को समझाया और उसे खाट पर ही बिठाया। बेटा जो मायके का होता है वो मायके में ही रह जाता है। अब तो ये ससुराल ही तेरा घर है। ये खाट भी बड़े आरामदायक होते हैं और मैं तेरे लिए इन्हें और भी आरामदायक बनवा दूंगी। सुलेखा ने ऐसे ही अंशिका को समझा दिया। सारा दिन अंशिका का मूड बहुत ही ज्यादा खराब रहा और जैसे ही रात हुई, ये जो बड़ी वाली चारपाई है इस पर बहू सो जाएगी। अनमोल, मेरा तेरा और तेरे बाबा का जो बिस्तर है ना, वो भी तू बहू की खाट पर ही बिछा देना। वो क्या है ना, बहू को नरम सोने के बिस्तर पर सोने की आदत थी। ठीक है माँ। अनमोल ने ऐसे बोलकर सभी के बिस्तर अंशिका की खाट पर ही बिछा दिए, जिसके बाद खामोशी से ही अंशिका उन पर लेट गई। सारी रात उसे अच्छी नींद आई और अगली सुबह, अरे कमाल है, मैं खाट पर सोई लेकिन मुझे अपने सोने के बिस्तर से ज्यादा आराम मिला इस खाट के बिस्तर पर। बहू कैसी नींद आई? ठीक थी। चल अच्छा है, आजा बहू, मैंने नाश्ता बना दिया, तू भी हमारे साथ ही नाश्ता कर ले। सुलेखा के कहने पर अंशिका भी नाश्ता करने को चली गई, जहां सुलेखा ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया। इसी तरह से कुछ दिन और बीते और अब अंशिका अपने परिवार में काफी घुल मिल सी गई थी। माँ बाबा आ जाइए, खाना तैयार है। आओ भाई, खाते हैं खाना। हाँ अंशिका बेटी, किसी दिन तेरे माँ बाप की भी दावत करेंगे हैं? नहीं, उन झूठे माँ बाप को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही है बहू, वो तेरे माँ बाप है। अरे याद आया, सुनिए जी, वो बड़े दिनों से मीरा याद कर रही है। आज बहू को लेकर मीरा के ससुराल चले, ननद जी के घर पर। ठीक है चलते हैं। सुलेखा आज अपनी बेटी के घर जाने का प्लान बना रही थी। कामों से निपट कर अंशिका के साथ सुलेखा का पूरा परिवार मीरा के ससुराल जाने को निकल गया। कुछ ही देर में ही वो लोग वहां पहुंच गए जहां ननद जी के घर सोने का पलंग। इससे तो मुझे मेरे सोने के पलंग की याद आ गई। देखूं तो जरा। माँ बाबा ये लीजिए पानी। अच्छा। अरे क्या हुआ अंशिका, तुम इतना क्यों डर गई और खड़ी क्यों हूँ? बैठ जाओ। सच में मैं इसी पलंग पर बैठ जाऊं? और नहीं तो क्या। अरे ये पलंग माना सोने का है, लेकिन दिया तो मेरे माँ और बाबा ने ही है, और ये आप लोगों से ज्यादा थोड़ी ही है। मीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंशिका को याद आया कि कैसे वो अपने पलंग के ऊपर सभी से बदतमीजी करती थी। अब उसे एहसास हो रहा था। वो अपनी नंद के घर बस पछतावे में ही रही और घर आकर अपने ससुर से बोली, बाबा आप बोल रहे थे ना मेरे माँ बाबा की दावत करने को, तो आप उन्हें बुला लीजिए, मुझे भी उनसे माफी मांगनी है। अंशिका की बात सुनकर उसका ससुर जितेंद्र बस मुस्कुरा दिया और उसने अगले ही दिन अपने दोस्त को दावत पर बुलाया। अगले दिन सभी खाना खा रहे थे कि तभी अंशिका बोली, माँ बाबा मुझे कुछ कहना है। मैं समझ गई कि मेरे लिए आप सब ज्यादा जरूरी हो और खास हो, ना कि वो सोने का पलंग, क्योंकि आप सबने मुझे इतना नाजों से पाला और मैंने इतनी बदतमीजी की एक मामूली सोने के पलंग के लिए। लेकिन कल मेरी नंद को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मत मांग बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही जरूरी है। अब तू हो गई ना फिर से प्यारी बिटिया। भगवान, ये गई आखिरी 22वीं रोटी। मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। चलो अब सभी को खाना खाने को आवाज लगा देती हूँ, उसके बाद खाने के बर्तन साफ करके मैं भी कुछ देर को आराम कर लूंगी। आरती ने ऐसे बोलकर सभी घर वालों को खाने के लिए आवाज लगाई और सभी टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में सभी का पेट बस भरने ही वाला था कि तभी अचानक से रोटी खत्म हो गई। अरे ये क्या, रोटी तो खत्म हो गई। बहू तूने क्या रोटी आज कुछ कम बनाई थी? नहीं माँ जी, मैंने तो पूरी 22 ही रोटियां बनाई थी। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि तू 22 नहीं पूरी 25 रोटी बनाया कर। तेरे हाथों की रोटी बड़ी ही छोटी और हल्की सी होती है। सही कहा तेरे बाबा ने बहू, तू ना बड़ी ही छोटी छोटी रोटियां बनाती है। अब जा, 2 रोटियों की भूख हो रही है तो तू 2 रोटी और डाल कर ले आ। सुजाता की बात पर बेचारी आरती कुछ भी नहीं बोल पाई और थकी हुई हालत में ही उसे रोटी बनाने को रसोई में जाना पड़ा। यह है आरती का ससुराल। आरती अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। उसका परिवार बड़ा था, लेकिन सभी का काम करना आरती के ही जिम्मे था। उसके परिवार में उसकी 2 नंद, 2 देवर, सास, ससुर, आरती का पति और वो खुद थी, और सभी की रोटियां उसे अकेली को ही सेकनी पड़ती थी। ये क्या बात हुई? कुछ और नहीं तो मेरी रोटी में ही कमी निकाल दी।
छोटी रोटी बनाती हूँ ना मैं। अब इन 2 रोटी के आटे की 1 ही रोटी बनाऊंगी। आरती ने ऐसे बोलकर 2 रोटी के आटे को 1 रोटी में ही बेल दिया। उसकी रोटी का साइज एक थाली के बराबर हो गया था, जो कि उसकी रोटियों से 2 गुना था। उसने वही रोटी सभी को जाकर दे दी। भाभी, ये रोटी तो आपकी रोटियों से डिफरेंट है। हाँ, मैंने बड़ी रोटी बनाई है। जितने भी लोगों के पेट में कसर बाकी थी वो उस 1 रोटी से ही पूरी हो गई। देखते ही देखते खाने वगैरह के बर्तनों से निपटने के बाद ही शाम हो चली थी, तो आरती अपने परिवार से बोली, माँ जी, आज शाम को दाल चावल बना लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहू। और क्यों पूछ रही है? माँ जी, वो अभी मैंने कुछ देर पहले ही तो रोटियां बनाई थी, तो अब दिल नहीं कर रहा है। बहू, तू तो जानती है कि हमारे घर में सभी रोटी के शौकीन है। तू चावल बना लेगी तो सभी नाक मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, चावल नहीं, तू रोटी ही बना। सुजाता ने जरा भी अपनी बहू की बात को नहीं समझा और आरती को रोटी ही बनाने को भेज दिया। ये क्या बात हुई? कभी कभी मेरे भी तो मन को देखा जाना चाहिए। ये क्या कि बस अपना ही अपना सोचो। अरे अभी दोपहर में ही तो मैंने इतनी रोटी बनाई है, अब फिर से 24-25 रोटी बनानी होंगी। ना बाबा ना, मैं तो बड़ी बड़ी सी रोटी बना दूंगी और जल्दी से निपट जाऊंगी। आरती ने सोच लिया था कि वो बड़ी रोटी बनाएगी और उसने शाम में दोपहर से भी बड़ा पेड़ा आटे से अलग किया। ये तो 1 ही पेड़ा 3 रोटियों के बराबर है। अब एक सदस्य का पेट बस इस 1 ही रोटी से भर जाएगा। आरती ने ऐसे बोलकर उस बड़े पेड़े को किसी तरह स्लैब वगैरह पर बेला और उससे बड़ी वाली थाल के बराबर रोटी बना दी। 1 ही रोटी का साइज बड़ी थाली जितना था। अरे माँ, ये रोटी है या रोटा? ये तो एक भी खानी मुश्किल है। बहू, इतनी बड़ी रोटी तो तूने आज से पहले कभी नहीं बनाई। नहीं बनाई, लेकिन माँ जी अब से बनाया करूंगी। ये थाली के बराबर की रोटी बनाने से मेरी मेहनत कम लगी और काम जल्दी हो जाएगा। अब खाइए, ये नॉर्मल रोटी की तरह ही है। आरती के बोलने पर सभी ने रोटी को तोड़ा और खाना शुरू किया। आरती ने सभी के हिस्से की वो 1-1 बड़ी रोटी बनाई थी, लेकिन किसी से भी वो पूरी नहीं खाई गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। हर एक दिन के साथ साथ आरती की रोटी का साइज बढ़ने पर ही था, जो घर वालों को अजीब लगता था। वाह, आज तो मैंने इन रोटियों के जंजाल से बहुत जल्दी निपट गई। माँ जी, बाबा जी, आ जाइए, खाना तैयार है। आरती के बुलाने पर सभी टेबल पर खाना खाने को आ गए और टेबल पर देखते ही उन सभी की आंखें फट गईं। हे भगवान, बहू ये रोटी है या चादर? तूने तो पूरी टेबल के बराबर ही 1 रोटी बना दी है। बहू, इस रोटी की वजह से तो अब टेबल पर प्लेट रखने की भी जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी चादर जैसी रोटी कौन बनाता है बहू? हाय, जरा देखो तो इसका साइज। ये तूने बनाई कैसे है? कला है माँ जी। मैंने इतनी बड़ी रोटियां बनाई हैं कि 2 रोटी में ही आप सभी का पेट भर जाएगा। लेकिन भाभी, 2 रोटियों में पेट भरना किसे है? मेरा मतलब, आपने ये क्यों किया? इतने लोगों की अकेले 2-2 वक्त रोटी बना बनाकर मैं थक जाती हूँ। अब मैं और ये नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी बड़ी रोटी बनाकर ठंडक पाती हूँ। आरती की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला और सभी ने किसी तरह से वो चादर जैसी रोटी ही खा ली। अब लगभग 1 महीना बीत चुका था। हर रोज घर वालों को आरती चादर जैसी रोटी ही बनाकर दे देती थी, जो सभी को खानी पड़ती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, अरे आरती बहू, आज का खाना जरा स्पेशल बनेगा। क्यों माँ जी, कोई आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। तेरे ससुर जी के एक बहुत पुराने दोस्त हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ। बहू, सब्जी तो तू अच्छी ही बनाती है, लेकिन रोटी का आज ख्याल रखना। हम लोग तो खा लेते हैं तेरी चादर जैसी रोटी, लेकिन उनके लिए नहीं बनाना। आज नॉर्मल ही रोटी बननी चाहिए। सुजाता ऐसे बोलकर चली गई। आरती भी खाना बनाने को रसोई में आई, लेकिन उसे कई चीजें कम लगी थीं, इसीलिए वो पहले बाजार चली आई। अब मेहमान आ रहे हैं तो पनीर बनना तो जरूरी है। मैं पनीर ले जाती हूँ। और माँ जी ने कहा था कि रोटी छोटी बनाओ, लेकिन अब तो और भी ज्यादा लोग हैं। रोटी अगर मैंने छोटी बनाई तो गिनती 30 से 32 रोटी तक पहुँचेगी और कोई भी मेरी मदद करेगा नहीं। ना बाबा ना, मैं तो अपनी बड़ी रोटी ही बनाऊंगी। ज्यादा रोटी बनाने का डर आरती को सता गया। वो घर पहुंची और स्वादिष्ट सब्जी बनाने के बाद उसने वहीं चादर जैसी रोटी बना दी। कुछ ही देर बाद मेहमान आ गए और अरे वाह सुजाता जी, आपके मेज का मेज पोश तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल रोटी जैसा लग रहा है देखकर। जी ये कोई मेज पोश नहीं है, ये तो रोटियां हैं खाने के लिए। अरे ये चादर जैसी रोटी है? हाँ विनोद, तेरी बहू ऐसी ही राक्षस जैसी रोटी बनाती है या हमें डरा कर भगाने को खास तौर से बनाई है? कैसी बातें कर रहा है यार तू? तुझे खिलाने को बुलाया है मैंने। अंकल जी, रोटी का साइज देखकर तो नहीं लग रहा है कि खातिरदारी दिल से की जा रही है।
विनोद के दोस्त के परिवार ने ऐसे ही मीठी छुरी बनकर वार किया और विनोद और सुजाता बस शर्मिंदा होकर सब कुछ सुनते रहे। उन लोगों के जाने के बाद सुजाता ने आरती को बहुत डांटा, लेकिन आरती भी जिद पर अड़ी ही हुई थी। उसने एक कान से सब कुछ सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज आरती चाहे कोई भी घर में आता या नहीं आता, चादर जैसी ही रोटी बनाती थी। इसीलिए आरती की शिकायत करने को एक दिन सुजाता और उसकी बेटियों ने एक खेल खेला। आरती बेटा, आज तेरे मायके वालों को मैंने शाम के खाने पर बुलाया है, तो जरा अच्छा सा खाना बना लेना। ठीक है। मेरे घर में तो खुद 5 लोग हैं, माँ बाबा, दोनों बहनें और भाई, यानी कि अब मुझे इतने लोगों का खाना बनाना होगा। लेकिन डोंट वरी आरती, मैं सब कर लूंगी। ऐसे ही सोचते हुए आरती ने सभी का खाना बनाया और हमेशा की तरह चादर जैसी रोटियां बना दी, जिससे उनकी मेहनत कम पड़ी। और कुछ देर के बाद, हे भगवान, ये हैवान जैसी रोटियां किसने बनाई हैं? आपकी बेटी ने, समधन जी। दीदी, ये भला किस तरह की रोटी है? ये रोटी कम और चादर ज्यादा लग रही है। आरती, तू अपने घर में ऐसी रोटियां बनाती है जैसे किसी इंसान को नहीं, राक्षस को खिलानी हो। हाँ समधन जी, ये रोजाना यही रोटी के नाम पर चादर बनाकर हमारे आगे रख देती है। मैंने आज आपको इसीलिए यहाँ बुलाया है ताकि आप खुद अपनी नजर से देखकर इसे समझा कर जाओ। हमारी तो ये सुनती नहीं है। आरती बेटा, ये सब क्या है? बाबा, हाँ मैं बनाती हूँ ऐसी रोटी, क्योंकि मेरे घर में सभी जवान लोग हैं, सभी अच्छा खाते हैं और दोनों वक्त रोटी ही खाते हैं, जिन्हें बनाने में कोई भी मेरी मदद नहीं करता। माँ, मैं थक जाती हूँ। दोपहर को रोटी बनाती थी तो शाम इतनी जल्दी हो जाती थी कि लगता था कि मैं बस यहाँ रोटी ही सेकने आई हूँ। लेकिन जब से मैंने बड़ी रोटी बनानी शुरू की है, मेरी रसोई से जान सी छूट गई है। माँ बाबा, मैं भी इंसान हूँ, आपकी बेटी हूँ। रोजाना मुझसे नहीं बनाई जाएंगी 50-50 रोटी। आरती की बात सुनकर सभी शांत हो गए और तब आरती की माँ सुजाता से बोली, समधन जी, मेरी बेटी का बड़ी रोटियां बनाना जायज है। आप घर में इतने लोग हो, कम से कम किसी को तो उसकी मदद करनी चाहिए। आपने तो उसे नौकरानी समझ लिया है। आरती की माँ ने ऐसे ही अपनी समधन को काफी कुछ सुनाया, जिससे कि उन सभी को भी एहसास हुआ कि आरती के साथ बुरा हो रहा था। अब आरती की नंदे उसके साथ रोटी बनवाती थी और घर में अब मीडियम रोटी ही खाई जाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।